गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो इसके पहले हम लोग जो है क्लास में इसके पहले हमने क्वेश्चन बनाया था और हमको लगता है बहुत सारा क्वेश्चन हमने बनाया है। और क्वेश्चन बनाने से सिर्फ नहीं होता है, उसका रिवीजन भी ज़रूरी है और हम उम्मीद करते हैं रिवीजन भी करना चाहिए सभी को। मैं भी करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट के लिए हम लोग तैयार हैं, मैं तैयार हूँ। क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 5 है ना। क्वेश्चन नंबर 1, सर्कल ना करना तुम, ठीक है? ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन है 4 wires of equal length and of resistance 8 ohms each are connected in the form of a square. Yeah, the equivalent resistance between two opposite corners of the square. 4 wires of equal length and of resistance 8 ohm each are connected in the form of a square. एक स्क्वायर के फॉर्मेट में सबसे पहले हमको स्क्वायर बनाना पड़ेगा। स्क्वायर का मतलब हो गया कुछ इस तरह का जिसमें जो है चारों साइड इक्वल होगा। मान लिया ये स्क्वायर है और इसमें जो है स्क्वायर के हर एक साइड पर रेसिस्टेंस बना हुआ है। ठीक है, रेसिस्टेंस इस तरह से बना हुआ है। इतना आसान क्वेश्चन तो आता नहीं है, लेकिन है तो हम बना दे रहे हैं। ये रेसिस्टेंस है और स्क्वायर है तो ए बी सी और डी। ठीक है, ये इस तरह है और कह रहे हैं कि एक हर एक का रेसिस्टेंस जो है इस रेसिस्टर लगा हुआ है 8 ओम का है। 8 ओम मैंने इसमें लिख दिया, हर एक 8 ओम का है। तो फिर कह रहे हैं कि किसी दो कॉर्नर पर जो है सम्मुख है ना, अपोजिट कॉर्नर पर जो है इसका टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा। तो हम क्या करते हैं, इधर से हम करंट दे रहे हैं और इधर से करंट आउट कर दे रहे हैं। ये इन हो गया या आउट हो गया। तो अब इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये वाला और ये दोनों जो है सीरीज में है और ये दोनों सीरीज में है। तो 8 ओम और 8 ओम सीरीज में, सीधी सी बात है, यदि कोई ये दोनों रेसिस्टेंस सीरीज में जुड़ा हुआ है तो ये दोनों को मिला करके R1 बोल देते हैं और ये दोनों कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 है ना। इसको R1 ना बोल करके R ही लिख देते हैं, R1 बोलते हैं। ठीक है, और इसको डायरेक्ट हम लिख देते हैं। मतलब R1 प्लस R2 होता है सीरीज में। एक मिनट, ये सीरीज कनेक्शन का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के लिए R1 प्लस R2, ये सीरीज कनेक्शन के लिए। यदि रेसिस्टेंस सीरीज कनेक्शन में ऐड है तो उसके लिए इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है R1 R2 R3 जितना जा सकते हैं। और यदि पैरेलल कनेक्शन में है तो उसके लिए रेसिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाता है 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R3। इस तरह से पैरेलल कनेक्शन में ये हो जाता है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस यदि सीरीज कनेक्शन में है तो इसके लिए 8 ओम प्लस 8 ओम ये हो जाएगा 16 ओम और इसमें भी वही हो जाएगा। R2 यदि ले ये दोनों को मिला करके तो ये भी 8 ओम प्लस 8 ओम कितना हो जाएगा, 16 ओम। अब फिगर कुछ इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, कि ये इस तरह से यहाँ पर इस तरह से ये कनेक्शन में आ जाएगा और यहाँ इस तरह से कनेक्शन करके ऐसे हो जाएगा। ये A और B। अब कुछ इस तरह का फिगर बन जाएगा। ये हो जाएगा 16 ओम और ये भी हो जाएगा 16 ओम। अब हम देख पा रहे हैं दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है। अब पैरेलल के लिए इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के लिए हमारे पास अभी जस्ट हमने देखा फॉर्मूला 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, 1/16 और प्लस 1/16। तो ये हो जाएगा कितना, 16 यहाँ रख लेते हैं और 1 प्लस 1 हो जाएगा। इस तरह से नीचे से एलसीएम लेंगे, ऊपर से तो जान रहे हैं आप लोग।
तो ये हो गया 112/16, ये कट जाएगा 8। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का आंसर हमें मिल गया टोटल आरपी कितना हो जाएगा, इसको पलट दिए 1/RP, तो आरपी कितना, पी फॉर पैरेलल 8 ओम, तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो गया 8 ओम, इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक, बहुत आसान है। इस तरह का क्वेश्चन तो बनना चाहिए बहुत आसानी से, दिक्कत नहीं। ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, 8 8 16 कर दिया, 1/16 1/16 कर दिया तो 8 ओम आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। 8 ओम, ठीक है। फिर कह रहे हैं व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ इफ इट इज एज्यूम्ड टू बी स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस। कंडक्टर के लिए यदि कंडक्टर है कुछ कोई स्फीयर, तो उसके लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है मालूम होना चाहिए। कैपेसिटर एंड कंडेंसर हम लोग चैप्टर में पढ़ते हैं। उसके लिए फॉर्मूला है कैपेसिटेंस के लिए 4πε0 और r रेडियस, ठीक है। और हमें मालूम है इसका वैल्यू क्या, 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁻⁹ यही होता है, भूल गया ठीक है, इस तरह का। और यहाँ पर रेडियस का वैल्यू यदि रखेंगे तो ये आ जाएगा 711 माइक्रो फैराड, ठीक है। ये ऐसे भी जनरल क्वेश्चन है, ये आता ही रहता है एग्जाम में, इसको याद ही रख लेना है, एक 2-4 सेकंड का समय बच जाएगा। तो अर्थ का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, अर्थ का कैपेसिटेंस यदि पूछे तो हम बोलेंगे 711 माइक्रो फैराड। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या। हे भगवान, क्वेश्चन 3 है द सेल रिएक्शन ऑफ अ सेकेंडरी बैटरी इज। तो प्राइमरी बैटरी क्या होता है, वो एक बार यूज होता है वो खत्म हो जाता है, उसका यूजलेस हो जाता है। और सेकेंडरी बैटरी क्या होता है, रिवर्सेबल होता है। कहने का मतलब हो गया कि इसको फिर से चार्ज करके आप यूज कर सकते हैं। तो सेकेंडरी बैटरी क्या हो जाएगा, सेकेंडरी बैटरी क्या हो जाएगा, ये रिवर्सेबल होगा, ठीक है, ये रिवर्सेबल हो जाएगा। इस तरफ से लिखते हैं, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द टू लाइन्स ऑफ नियॉन, नियॉन जिसमें जो है 500 882 5882 5882 एंगस्ट्रम और 5852 एंगस्ट्रम है इन द फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम ऑफ अ प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग हैविंग 600 लाइंस पर सेंटीमीटर, ठीक है। इल्यूमिनेटेड नॉर्मली विल बी, तो एंगुलर सेपरेशन इसका क्या होगा, यदि वेवलेंथ दिया हुआ है और जो है ग्रेटिंग का ट्रांसमिशन ग्रेटिंग का लाइंस जो है पर सेकंड में 6000 दिया हुआ है। तो यदि हमको एंगुलर सेपरेशन निकालना है, यदि वेवलेंथ दिया हुआ है, तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है, याद रखना है इसको, डी थीटा इक्वल टू एन लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, ये वेवलेंथ का फॉर्मूला, ठीक है। एंगुलर सेपरेशन यदि आपको चाहिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप आसानी से बना सकते हैं। एन जो है नंबर ऑफ लाइंस है, पर सेंटीमीटर है, तो एंगुलर सेपरेशन हमको चाहिए तो ये तो नहीं रहेगा, एज इट इज रहेगा डी थीटा। एंगुलर और कह रहे हैं 6000 पर सेंटीमीटर, तो 6000 पहले हम लिख दिया, मैंने लिख दिया एन का वैल्यू, और पर सेंटीमीटर है, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर यहाँ हमें लिखना पड़ेगा। और वेवलेंथ का रेंज जो दिया हुआ है 5882
5882 माइनस 5852, ठीक है। इस तरह से एंगस्ट्रम में दिया हुआ है। तो एंगस्ट्रम में ये दिया हुआ है, लेकिन एंगुलर सेपरेशन तो किस में आएगा, रेडियन में आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एंगस्ट्रम में है ये, और ये सेंटीमीटर में, एंगस्ट्रम इसको लिख दे रहे हैं, मतलब ये दोनों के लिए है एंगस्ट्रम। चलिए अब क्या करना है कि 6000 तो एज इट इज हमें लिखना ही है, और 1 सेंटीमीटर को हम ऊपर लिख रहे हैं तो 10 पर पावर -2 लिखना पड़ेगा, मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए, ठीक है। और इसको घटा दें तो कितना हो जाएगा, 2 2 0, 8 में 3, 8 में 5 3, तो ये हो जाएगा 30, ठीक है। और क्योंकि ये एंगस्ट्रम में है तो हमको ऐसा यूनिट में बदलना है, तो ये 1 एंगस्ट्रम 10 पर पावर -10 मीटर होता है। याद रखना होगा कि 1 एंगस्ट्रम जो है कितना होता है, 10 पर पावर -10 मीटर। ये हो गया। अब ये ऐसा यूनिट में आ गया। अब इसको आप आसानी से बना सकते हैं। अब सोल्व, मैथमेटिक्स रह गया, फिजिक्स खत्म। तो यहां हो गया 10 पर -10 और 2, तो कितना हो जाएगा, 12। क्वेश्चन यहां है। तो 6 3 जा 18, पहले नंबर को लिख लिए, और 10 पर पावर कितना, पहले प्लस वाला देख लेते, 3 और 1 4, और 10 पर माइनस वाला 10 और 2 12, ठीक है। ये नीचे से ऊपर गया तो माइनस हो गया, और ये ऐसे। अब क्या करना है, ठीक तो है। 12 में 4 गया तो कितना बचेगा, 8, तो ये हो जाएगा 10 पर पावर -8। होगा ना। चलिए तो आगे बात करते हैं इसमें। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या जितना हो जाए ये इसका आंसर आ जाएगा इसमें, ठीक है। रेडियन में आएगा ना, 1.8 और 10 पर पावर -3 है रेडियन। सॉल्व कर लेंगे, जैसा होगा बना लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद है पोलराइजेशन इज अ फेनोमेना व्हिच इज ऑब्जर्व इन। पोलराइजेशन किसके लिए होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है ये, लेकिन सॉल्व नहीं होगा ना, पूरा सॉल्व नहीं होगा। तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है कि ये सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए यहाँ पर 10 ऐसे 100 देंगे, और ये जब ऊपर आ जाएगा ना ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मिस्टेक होता है तो इसको कैंसिल करते हैं। अब आसानी से बन सकता है ये, क्योंकि इसको कंप्लीट करना जरूरी है। तो ये दो, मतलब ये हो गया आपका, अब जो है 2 हो जाएगा प्लस में, तो 2 और 3 5 और 1 6 हो जाएगा। अब देखिए 6 दिया, पहले 6 नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 18 और 10 पर पावर कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6, ठीक है, और 10 पर पावर हो जाएगा -10, ठीक है। अब क्या है कि 18 ये हो गया, और 10 पर पावर क्या हो जाएगा, 10 में 6 तो -4, और एक जीरो नीचे लेके आते हैं तो ये 1.8 हो जाएगा, तो 10 पर पावर क्या हो जाएगा, -3 रेडियन। हम ही सॉल्व करके क्यों ना दे दें, जो कि दूसरे परेशान हो, ठीक है। इस तरह से बना सकते हैं पोलराइजेशन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमने बोला था पोलराइजेशन के बारे में, 4 नंबर क्वेश्चन था ना। 5 नंबर क्वेश्चन अब होगा।
5 नंबर कहता है पोलराइजेशन इज अ फिनोमेना विच इज ऑब्जर्व इन। तो पोलराइजेशन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ही होता है, और पोलराइजेशन का इवेंट यदि हो रहा है तो तभी वही प्रूफ करता है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जैसे साउंड, साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये पोलराइजेशन रिप्रेजेंट नहीं करता है। हाँ, तो इसलिए पोलराइजेशन किसके लिए हो जाएगा? पोलराइजेशन ZATION, पोलराइजेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए ही होगा। और ये लाइट है, तो लाइट भी पोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, आप लोगों ने देखा है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देख ले, इसको दो भाग में कर लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द शेप ऑफ द फ्रिंज इज। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है जो, तो उसमें शेप जो आएगा एक्सपेरिमेंट में, शेप फ्रिंज का शेप कैसा आएगा? तो हाइपरबोलिक आएगा। पाराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स +2 में पढ़ाया जाता है। हाइपरबोलिक आ जाएगा। कैसा आएगा? फ्रिंज डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का फ्रिंज कैसा हो जाएगा? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का फ्रिंज कैसा होगा? तो ये हाइपरबोलिक होगा। 7 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं कि two sound wave of relative intensities in the ratio 401 produce interference। ठीक है, तो द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटीज क्या होगा? मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटीज, तो सबसे पहले इंटेंसिटी जो है जो दिया हुआ है 401 का है, और मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है? आई मैक्स यदि आपको चाहिए तो इंटेंसिटी जो है ऐड हो जाता है, ठीक है, और मिनिमम यदि चाहिए तो इंटेंसिटी जो है माइनस हो जाता है और इसका स्क्वायर। तो यही ये दिया हुआ है 400 और 1, तो इसका स्क्वायर यदि आप करते हैं तो 20 और 1 का स्क्वायर होगा। ठीक है, इसका मतलब मैक्सिमम का दिया हुआ है 20 और मिनिमम का दिया हुआ है 1, तो एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए। तो 20 में यदि मैक्सिमम हमको चाहिए तो I1 I2 को जोड़ देना है। ये I1 हो गया, ये मैक्सिमम हो गया है, ये मिनिमम हो गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देते हैं एक बार। तो 20 + 1 और 20 - 1, ठीक है, और इसका कर देंगे स्क्वायर। किसके लिए? इसके लिए, देखिए यहाँ पर, ठीक है, मतलब जोड़ेंगे तो मैक्सिमम हो जाएगा, घटाएंगे तो मिनिमम हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 20 में 21, 21/19 का स्क्वायर। ये हो गया आपका इसका सॉल्यूशन। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैक्सिमम फॉर्मूला ये याद रखना है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन का, अरे रुक जा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि a thin convex lens of focal length 25 centimeter and aperture 10 centimeter is cut have a hole of aperture 5 centimeter। एक कॉन्वेक्स लेंस है और उसका फोकल लेंथ कितना है? 25 सेंटीमीटर, एपरेचर कितना है? 10 सेंटीमीटर। हमको चाहिए क्या? द पावर ऑफ लेंस। अच्छा, लेंस के पावर के लिए हमको क्या चाहिए? फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर। वो अलग है कि एपरेचर भी इसमें दिया हुआ है। तो हमको यदि एपरेचर दिया, हमको पहले फोकल लेंथ दिया हुआ, फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर। और ये जो कह रहा है क्वेश्चन में
कि लेंस में जो है 5 सेंटीमीटर का होल कर दिया गया है, तो इसके पावर पर इफेक्ट उतना उतना क्या नहीं ही पड़ेगा, होल से इसको कोई मतलब नहीं रहेगा। तो यदि फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है तो इसका पावर कितना हो जाएगा, मालूम होना चाहिए। पावर ऑफ लेंस जो है 1/f हो जाता है, तो 1/25 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे, डायप्टर में बदलेंगे तो 4 डायप्टर हो जाएगा। 100 से भाग दे देंगे, 25 चौके 100। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे ना, ले बना दो। ये देखिए 25 है, यहाँ 100 से डिवाइड करेंगे, 30 सेंटीमीटर मीटर में बदल जाएगा, ये हो जाएगा 100/25। अब तो डायप्टर में हो गया, मीटर इनवर्स तो डायप्टर ना, तो डायप्टर 25 से 4 डायप्टर, डायप्टर न लिख करके 4 मीटर इनवर्स भी आप लिख सकते हो, या ऑप्शन में मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, ये तो आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या है। पावर ऑफ लेंस जो है फोकल लेंथ का रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन नंबर था, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं वो देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, टू कोएक्सियल कन्वर्जिंग लेंस ईच ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अपार्ट। दो कोएक्सियल कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस को, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस, और कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस होता है। कुछ इस तरह का लेंस होता है जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। ये इसको उत्तल लेंस बोलते हैं, इसको अवतल लेंस बोलते हैं। तो ये है कन्वर्जिंग लेंस, इसलिए क्योंकि ये जो है लाइट जो है यह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो आता है इसको ये कन्वर्ज कर देता है, इसीलिए इसका नाम कन्वर्जिंग है। और इसमें जो लाइट आएगा ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये जो है इस तरह से कर देता है, ये तो डॉट में जाएगा, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से, तो ये डाइवर्ज कर दिया है ना, लाइट को एक्सप्लिट कर दिया, ये डाइवर्ज कर दिया, एक्सप्लिट तो जो है, ठीक है, ये इस तरह से हो गया। तो इसको जो है इमेजिनरी लाइन हम कहेंगे, इस तरह से मैच कर रहा है, तो ये एफ बन जाता है इसका, यहां से यहां तक। तो ये इसलिए इसका नाम हो गया कन्वर्जिंग लेंस, और इसका नाम हो गया डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। चलिए, तो कन्वर्जिंग लेंस कह रहा है दो कोएक्सियल कन्वर्जिंग लेंस है, और उसको जो है 8-8 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ है, और उसको 12 सेंटीमीटर पर रखा गया है। तो सबसे पहले फोकल लेंथ इसका कितना दिया हुआ, f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू कितना दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, और दोनों को जो डिस्टेंस पर रखा हुआ है, जैसे यहाँ पर एक लेंस रखा हुआ है, यहाँ पर एक लेंस रखा हुआ है, और दोनों सेम फोकल लेंथ का है, तो दोनों सेम बनेगा, ठीक है, ये इस तरह से और ये इस तरह से, अब जो बने, ठीक है। ये दोनों को डिस्टेंस कितना दिया हुआ है इसके बीच में, ये दिया हुआ है इसका 12 सेंटीमीटर का, ठीक है। फोकल लेंथ तो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहे हैं, अपार्ट द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या होगा, इसके लिए आसान सा फॉर्मूला आपके पास पेश करते हैं। तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f1। रॉकेट के रफ्तार से फार्मूला दिमाग में सख्त हो जाना चाहिए, वरना टाइम लगेगा। तो 1/8 हो जाएगा, प्लस 1/8 हो जाएगा, माइनस d हो गया आपका 12, और ये 8 और ये 8। सेंटीमीटर में है, बाद में कर लेंगे, मीटर में क्या दिक्कत है। अब बाकी ऑप्शन भी देखेंगे किस में है, सेंटीमीटर में बदलने का जरूरत ही नहीं है। तो 1/8 1/8 2/8 हो जाएगा क्या, और ये 4 3 12 4 दूने 8, तो 3/8 दूना 16,
ये इतना छोटा हो जाएगा, हमको लगता है इसको नेग्लेक्ट कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा छोटा, अप्रोक्सीमेट सॉल्व करने की बात कर रहे हैं, ये इसके लिए इसको नेग्लेक्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा 2/8, ये हो जाएगा 4, तो एफ क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर अप्रोक्स में लिख लीजिए। 1/8, 1/8, 2/8 हो गया। उसके बाद 4 सेंटीमीटर, ठीक तो आ रहा है भैया, क्या करें इसका। ये ठीक तो है, दो तो लेंस है, प्रत्येक का फोकल लेंथ 8 है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। कहाँ ऑप्शन में तो 4 सेंटीमीटर है ही नहीं। मैच करते, 1 मिनट, क्या है इसका आंसर। ऐसे नेगलेक्ट करने से नहीं होगा। ठीक है, इसको नेगलेक्ट करने से नहीं होगा। बगैर तैयारी। ये 2/8 और ये हो जाएगा 3/16। सॉल्व करते हैं इसको। ये 16 हो गया, तो 8 दूने 16, 2 दूने 4 हो जाएगा। देखो कितना आसानी से आंसर आ रहा है। 4 में 3, तो 1/16। देखो, ज्यादा खुराफाती दिमाग नहीं लगाना है, नहीं तो नौटंकी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1/f आ जाएगा आपका कितना 1/16, तो f कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन दौड़ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, होता है। करते हैं अगला क्वेश्चन, बगैर तैयारी के, दोबारा मत पूछना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं वो देखते हैं। कि a thin double convex lens has radius of curvature each of magnitude 40 सेंटीमीटर। ठीक है, डबल कॉन्वेक्स लेंस है, तो फिर कह रहा है 40 सेंटीमीटर एंड इज मेड ऑफ ग्लास विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.65। ठीक, फोकल लेंथ क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें ये हो गया 9, अब आ जाएंगे 10 नंबर क्वेश्चन। धक्का मुक्की नहीं करने का, रिलैक्स फील करो एकदम। तो इसमें सबसे पहले रिफ्रैक्टिव फोकल लेंथ दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, R1 और R2 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, एक प्लस में हो जाएगा, एक माइनस में हो जाएगा। ये कितना है 40 सेंटीमीटर ना, 40 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ये कितना दिया हुआ है, तो ये हो गया 1.65। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तो यूनिट होगा नहीं, ये सेंटीमीटर में है। इसके फोकल लेंथ क्या होगा, इस तरह का फॉर्मूला इसके लिए लेंस मेकर फॉर्मूला आपने पढ़ा है, म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। चूंकि डबल कन्वेक्स लेंस है, थिन डबल कन्वेक्स लेंस है, तो ये प्लस हो जाएगा। और 1/f म्यू कितना दिया हुआ है आपका 1.65 माइनस 1/r हो गया 40, 1/40। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा, फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा। फिजिक्स पढ़ रहे फॉर्मूला याद ना रहेगा तो क्या होगा। 65, ये 2/40 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा
65 इंटू 2/100 इंटू 40, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 31। सॉल्व करते हैं। 20, अब क्या हो जाएगा 1/f इक्वल टू 65/2 पर 3 जीरो। अब इसको सॉल्व किया जाए। 5 से 5 से 13, 5 चौके 20, 400। तो f ले लेते हैं ना, 400/13, 13 तिया 39, फिर एक जीरो हो जाएगा तो 30, अप्रॉक्स में 30 या 31 जो दिया ऑप्शन में 31 है। ठीक है, अप्रॉक्स में 30 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन हमको लगता है आसान ही था। डबल कन्वेक्स लेंस, हाँ इसमें लिखना है ए थीन डबल कन्वेक्स लेंस। अच्छा, थीन वर्ड क्यों यूज किया जाता है? डबल कन्वेक्स लेंस है, इसीलिए यूज किया जाता है क्योंकि यदि थिकनेस बढ़ जाता है ना तो उस पर डायमीटर वगैरह सब लेकर के उसको फिर ऐड माइनस करना पड़ता है। इसलिए थीन का मतलब उसका थिकनेस जो है 0 मान लेते हैं, इसलिए थीन कन्वेक्स लेंस, थीन डबल कन्वेक्स लेंस लिखा गया है, थीन, इसलिए माइंड करने का। ये हो गया आपका 10 नंबर क्वेश्चन। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन के लिए, धक्का मुक्की नहीं करने का। हाँ, अच्छा फिर क्वेश्चन है, अच्छा द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज इंक्रीज्ड देन मैग्नीफाइंग पावर। तो फोकल लेंथ यदि इंक्रीज कर दिया जाएगा तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, किसका? तो माइक्रोस्कोप का और टेलीस्कोप का। तो सबसे पहले टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन पावर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आपके पास पता होना चाहिए। क्या है वो देखिए। तो टेलीस्कोप की यदि बात करें, TLECOP, टेलीस्कोप के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो जाएगा FO/FE। टेलीस्कोप दूरबीन, तो ये है आई लेंस का फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट लेंस का फोकल लेंथ। अब देखिए यहीं पर दिख रहा है अभिदृश्यक मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस, ये वाला। यदि फोकस ये बढ़ जाएगा तो बड़े में छोटा से डिवाइड देंगे तो बड़ा वैल्यू आएगा। इसका मतलब मैग्निफिकेशन बढ़ जाएगा किसका? टेलीस्कोप का। कब? जब ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाएगा। दिख रहा है क्वेश्चन? चलिए, तो इसका मतलब ये इंक्रीज करेगा मैग्निफिकेशन। और माइक्रोस्कोप की बात करें, SCOPE, माइक्रोस्कोप की यदि बात करें तो क्या हो जाएगा? उसके लिए भी फॉर्मूला है L/FO इंटू D/FE। ठीक है, फॉर्मूला याद रखने का। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस नीचे आ गया है, फोकल लेंथ। इसका यदि ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ इंक्रीज कर देंगे तो मैग्निफिकेशन पावर ड्रॉप डाउन हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो इसका मतलब इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? इफ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज इंक्रीज्ड देन द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ टेलीस्कोप इंक्रीजेस एंड माइक्रोस्कोप डिक्रीजेस। नो नोटंकी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा माइक्रोस्कोप विल डिक्रीज बट टेलीस्कोप विल इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए रे, क्वेश्चन नंबर कितना है? 12। 12 कह रहा है रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग थ्रू एयर इंटर्स इनटू ग्लास। एक रे है जो कि एयर से ग्लास में इंटर करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट चेंज। लाइट में मीडियम चेंज होने पर एक ही उसका क्वांटिटी चेंज नहीं होता है, फिजिकल क्वांटिटी या उसका गुण कह सकते हैं, वर्च्यू, प्रॉपर्टी। तो वो क्या होता है? प्रॉपर्टी, पॉवर्टी नहीं, प्रॉपर्टी। पॉवर्टी गरीबी हो जाता है। वही चेंज नहीं होता जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी। मीडियम चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी नॉट चेंजेज। जब मीडियम चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। मीडियम, इफ मीडियम चेंज, मीडियम चेंज यदि हो गया तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा।
क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है भैया बता दो। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेक इमेजनरी and erect image of an object in all situation of the object। इमेजनरी एंड इरेक्ट इमेज बनाएगा। इमेजनरी और इरेक्ट ये तो हर एक सिचुएशन में नहीं बनाता है, क्वेश्चन में थोड़ा फॉल्ट नजर आता है। Which of the following makes imaginary and erect image of an object in all situation of the object। ऑब्जेक्ट को तो हम डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर रखेंगे तो उसका रियल इमेज भी बनेगा और वर्चुअल इमेज भी बनेगा। हर एक कंडीशन में वर्चुअल इमेज बनना पॉसिबल नहीं है। फिर भी इसमें यह कहा जाए कि वर्चुअल इमेज कौन दे सकता है और इरेक्ट इमेज कौन दे सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में क्या करते हैं कि यदि फोकल लेंथ के अंदर यदि ऑब्जेक्ट को हम पुट करते हैं, रखते हैं, यहाँ फोकल लेंथ है, यहाँ पर यदि ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इसका कुछ इस तरह से इमेज बनता है, इस तरह से। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये फोकल लेंथ के अंदर है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। हम्म 14 क्या क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ बिट्स प्रोड्यूस्ड बाय टू वेव्स। दो वेव है और वो बिट्स प्रोड्यूस कर रहा है। बिट्स प्रोड्यूस कौन करता है? साउंड वेव। ठीक है, साउंड वेव पहले दो यदि वेव है तो वेव क्या क्या है वो देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। कह रहे टू वेव्स है और वेव क्या क्या दिया हुआ है। वन है ए साइन 2000 पाई टी और y2 दिया हुआ है ए साइन 2000। तो 1000 तो लिख दो पहले, यहाँ 0 एक और है। 2010 पाई टी। ठीक है, ये दिया हुआ है। कह रहे हैं कि इसके बीच निस्पंदन वेव्स प्रोड्यूस पर सेकंड विल प्रोड्यूस। तो इसमें जो है नंबर ऑफ बिट्स कितना प्रोड्यूस होगा वो पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले ए साइन ओमेगा टी, कोई भी वेव का इक्वेशन होता है y बराबर ए साइन ओमेगा टी। तो देख कंपैरिजन कीजिए, तो एम्पलीट्यूड से तो हमको मतलब नहीं है, ओमेगा, इसका मतलब ओमेगा का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2000 पाई, इसमें वन में, इसका मतलब है इससे इसको कंपैरिजन कीजिए। वेव का स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है, इसका मतलब है कि ओमेगा 1 दिया हुआ है आपको 2000 पाई, टी तो रहेगा ही, तो ओमेगा का वैल्यू ये दिया हुआ है। तो n1 क्या हो जाएगा 2000 पाई बाय 2 पाई। ठीक है, 2 पाई मतलब ये 180 पर, ये इसी पर काउंटिंग कर रहे हैं 1 2 3 4, तो ये टोटल हो जाएगा 2 पाई। यहाँ से यहाँ तक 180, यहाँ से यहाँ तक 180, तो ये हो जाएगा, इसको काट यदि दिया जाए तो ये 1000 आ जाएगा। n1 नंबर ऑफ बिट्स इसमें जो आ गया। ठीक है, और n2 की यदि बात करें, अरे आ जाओ, n2 की यदि बात करें, ओमेगा 2 दिया हुआ है 2010 पाई, तो इसमें n2 यदि निकालेंगे तो 2010 पाई बाय 2 पाई, तो इसको काट देते हैं तो ये आ जाएगा 1005। नंबर ऑफ बिट्स पता चल जाएगा 9। n1 को n2 से घटा दीजिए तो आपको नंबर ऑफ बिट्स पता चल जाएगा। यहां से स्टार्ट हुआ यहां तक गया है 2000 से 2010, तो n2 माइनस n1 तो हो जाएगा 1 2 5 माइनस 1 2 3, ये हो जाएगा 5।
तो नंबर ऑफ बिट्स कितना आ गया 5। प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ठीक है, ये वेव का इक्वेशन दिया हुआ था 2 ठो, तो हमने निकाला कि नंबर ऑफ बिट्स ये कितना प्रोड्यूस कर सकता है, तो 5। चलिए अगला क्वेश्चन के लिए हम रेडी होते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्वेश्चन कितना नंबर है 15। कह रहा है टू कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम ऑफ इंटेंसिटीज आई और 4i, ठीक, और सब सुपरपोज्ड हो जाता है। तो इसमें दो कंडीशन है, इसमें मैक्सिमा और मिनिमा दोनों बनता है। इसमें इंटेंसिटी ऐड भी हो जाता है, इंटेंसिटी डिक्रीज भी हो जाता है। तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए, इंटेंसिटी के लिए तो फॉर्मूला आपके पास है ही। तो ये दिया हुआ है, इंटेंसिटीज दिया हुआ है आई और 4i, सुप्रीम पोज होता है, ठीक। The ratio of the maximum and minimum possible intensities in the resulting beam क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले इंटेंसिटी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, I1 का वैल्यू I दिया हुआ है और I2 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 4i। सुप्रीम पोज होता है तो एक कंडीशन है I का, दूसरा इंटेंसिटी बन जाता है 4i। तो कह रहे हैं कि द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटीज। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा कि इंटेंसिटी यदि मैक्सिमम हो और इंटेंसिटी मिनिमम हो तो उसके लिए रेशियो क्या होगा। कुछ नहीं, इंटेंसिटी जो है एक बार मैक्सिमम होगा तो इंटेंसिटी जुट जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा, और इंटेंसिटी 1 माइनस इंटेंसिटी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जो दिया हुआ है उसको देख लिया जाए। तो ये दिया हुआ है आई, तो इसको मैं लिख देता हूं आई प्लस ये लिख देता हूं 4i। उसके बाद यहां लिख दे रहे हैं आई 4i। ये हो गया स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से इसको सॉल्व करना है, इत्मीनान से, कोई धक्का मुक्की नहीं करने का, जैसे अभी हो रहा है। लेकिन गजब हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है ना, हर जगह पे पेट मिल रहा है, वो भी आरजेडी का, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, लेकिन नहीं होना चाहिए। हर जगह इंफॉर्मेशन देख करके भी प्रशासन सतर्क नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। ये आई हो गया। अब इसको जो है स्क्वायर करना होगा, तो क्या कर लेंगे इसका, तो इसमें 4 है तो 2 बाहर हो जाएगा। हाँ, तो इसको एक बार अच्छे से लिख दे रहा हूं, I1 नहीं, ये हो जाएगा प्लस 2√i इसका स्क्वायर। हाथ को बैठने दो भाई, 2√i ये माइनस, ठीक है, और इसका स्क्वायर। चलिए अब इसको स्क्वायर कर सकते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 टू द 4i प्लस 2i1 2i2, ठीक है। फॉर्मूला है ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, रूट का आई हो जाएगा, तो ए हो गया आई, इसमें 1 क्यों दिया है, थोड़ा सा प्यार, ठीक है, आई और 2i, और यहाँ माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2i, ठीक है। अब ये दोनों आई रूट करके आता आई हो जाएगा, तो ये हो गया 4 और 1 5, अब प्लस 2 टू द 4 और 4i, यहाँ भी आई और 2 टू द 4i, ठीक है। रूट आई मिल करके आई बन गया, यहाँ 5i माइनस में 4i, ठीक है। तो 5 में 4i कट गया तो क्या बचा भैया, 5 4 9i बाय 1i,
I can, oh sorry, दिमाग खराब। ये आई हो गया, ठीक है, आई कट गया, तो इसका रेशियो आ गया आपका 9:1 का। तो आसान क्वेश्चन तो नहीं कह सकते हैं, भारी भी नहीं कह सकते हैं। तो इंटेंसिटी का और फिर न्यूनतम, मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो क्या आ गया, 9:1। और इसी से ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसी से रिलेवेंट एक क्वेश्चन और है, जस्ट इसका आंसर दे दिया, क्वेश्चन पूछा। कह रहे दो रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू वेव 1:9, what will be the ratio of maximum intensities, sorry, to minimum intensity if these waves interface। तो इसका इंटेंसिटी का रेशियो 1:9 दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ था 1:4, ठीक है। रेशियो देखिए, इंटेंसिटी 1:4 है, तो 9:1 है। तो अब कह रहा है कि 1:9 है, तो इंटेंसिटी का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:4 था तो 4:1 हो जाएगा, ठीक है। सेम सेम क्वेश्चन आ जाएगा, दिक्कत की बात नहीं है, क्यों बेकार का सॉल्व करना। तो इसका एक और क्वेश्चन हो गया, 16 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं एक बार फिर। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स इज 1:9। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 जो है, what will be the ratio of maximum intensity to the minimum intensity if these waves are interface। तो 1:9 है, तो 9:1 हो जाएगा, तो 4:1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन, 1 मीटर लंबा, इधर आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन। वेव फंक्शन को एक्सेप्टेबल, साइनसोइडल वेव तो होता ही है, साइन के फॉर्मेट में तो होता ही है, तो साइ जो है साइन एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो ये 17 नंबर क्वेश्चन में रख लेते हैं। 17 में कोई भी इक्वेशन के लिए एक्सेप्टेबल क्या हो जाएगा, साइ जो है साइन एक्स के इक्वल हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन, तो ये वेव फंक्शन ये हो सकता है साइन का, क्यों नहीं हो सकता है। अभी वेव फंक्शन अभी जस्ट हमने दिखाया ना, y बराबर a sin ओमेगा टी, यहाँ पर एम्पलीट्यूड मान लें 1 है, तो इस तरह का हम इक्वेशन लिख सकते हैं ना, इसलिए ये एक्सेप्टेबल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम कहते हैं कि देख लेता हूं, द टोटल एनर्जी है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं, कौन लिखेगा सारा क्वेश्चन को। द टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन डिपेंड्स अपॉन इट्स। टोटल सिंपल हार्मोनिक मोशन में यदि पार्टिकल है तो उसका एनर्जी किस पर डिपेंड करता है। सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, तो इसका मतलब पेंडुलम है, तो वो मूव कर रहा है बॉब, तो जब पेंडुलम मूव कर रहा है तो उसमें वेलोसिटी होगा, तो इसका मतलब है कि उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा। और यदि उसमें काइनेटिक एनर्जी होता है तो काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv का स्क्वायर। ये वेलोसिटी तो लीनियर वेलोसिटी है, तो बॉब तो एंगुलर वेलोसिटी कर रहा है, तो v बराबर आर ओमेगा आपने पढ़ा है सर्कुलर मोशन में, आर ओमेगा या ए ओमेगा जो कह ले, ठीक है। तो ये v के बदले में क्या हो जाएगा, हाफ m ए ओमेगा का स्क्वायर। और आपने ये भी पढ़ा है, अभी जस्ट हमने लिखा था शायद, कि ओमेगा जो है 2π/t होता है, तो ये ए स्क्वायर बॉगल हो जाएगा, ओमेगा जो है 2π/t इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो बाय में टी है, तो यहाँ पर इसको आप फ्रीक्वेंसी की फॉर्मेट में 2πn लिख सकते हैं या न्यू लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो
तो 1/2 ma² 4π² n, वेयर n इज फ्रीक्वेंसी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है बॉब का क्या हो जाएगा, 12ma² 4π² n²। अब काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे फ्रीक्वेंसी पर, क्योंकि मास तो उसका फिक्स है बॉब का, तो ये रेडियस पर और फ्रीक्वेंसी पर, मतलब इसमें लिखा है फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। रेडियस का है ये वाला चीज जो है, तो एम्पलीट्यूड एन है, ए फॉर एम्पलीट्यूड और एन फॉर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड पर, दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए यदि हम बात करें, ये बॉब है, इसको क्या ही बनाए हम इस तरह से, सिंपल हार्मोनिक मोशन में रिजिड है ये। इसके लिए एक और क्वेश्चन जबरदस्त सब आता है इस पर। ये 18 था, अब 19। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में एनर्जी डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पर और फ्रीक्वेंसी पर, और इसको हमने निकाला जनरल फॉर्मूला से। तो द मीन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है द मीन ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस। इसको याद रखिए कि द मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस क्या हो जाएगा, 3/2 kT। डेरिवेशन जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यदि हम करें तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है द मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ ए हीट इंजन ऑपरेशन बिटवीन द टेम्परेचर लिमिट्स। सारा बुक का कलेक्शन करो क्वेश्चन का, न्यू फॉर्मेट में लिखना, ठीक है, टाइपिंग का प्रॉब्लम। द मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन ऑपरेशन बिटवीन द टेम्परेचर लिमिट्स, इतना और इतना क्या होगा। इफिशियंसी बोल रहा है और टेम्परेचर, दो टेम्परेचर दिया हुआ T1 और T2, सोर्स और सिंक का टेम्परेचर दिया हुआ है, कह रहा है इफिशियंसी कह रहा है। द मैक्सिमम पॉसिबल इफिशियंसी ऑफ ए हीट इंजन ऑपरेशन बिटवीन द टेम्परेचर लिमिट 127 डिग्री सेल्सियस टू 500 टू 527 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, T1 T2 दिया हुआ है, तो सबसे पहले कार्नोट इंजन यदि है तो इसका एफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला होता है 1 - T2/T1। हाँ, तो इसमें देखा जाए 1 - टेम्परेचर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है 127, तो 127 यहाँ हो गया, और T2 दिया हुआ है 527। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सोर्स और सिंक। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा, क्या आप गलती ये फिर से करेंगे, नहीं, कभी भी सोर्स और सिंक का टेम्परेचर में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमको कंफ्यूजन हुआ था इसके पहले, मैंने लिखा भी अभी, तो इसमें क्या करना है कि सोर्स का टेम्परेचर हमेशा ज्यादा होगा और सिंक का टेम्परेचर हमेशा कम होगा, और जितना ज्यादा सिंक में टेम्परेचर कम से कम जाएगा सोर्स से, तो उतना ज्यादा कन्वर्ट होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा उसका, तो इसलिए इसको अपोजिट लिखना होगा। ये हो गया आपका 127 और 500, 500 कितना है, 27। ये है किस में, सेल्सियस में, बदलना किस में, केल्विन में। तो क्या करना पड़ेगा, +273
और इसमें भी 273 ऐड कर देना है तो केल्विन में हो जाएगा। तो ये हो जाता है 400 और ये हो जाता है 5 2 7 1 800। बगैर बनाए कैसे होगा? 4 दूनी 8, 1 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 अर्थात कत्ते 50%। ठीक है, तो T2 हो गया सिंक का टेम्परेचर, T1 हो गया सोर्स का टेम्परेचर। यहाँ पर आप लिख सकते हो सिंक का टेम्परेचर और ये सोर्स का टेम्परेचर। जितना कम से कम यहाँ जाएगा उतना ये कम से कम इसका वैल्यू आएगा, और इतना जितना वैल्यू इसका कम होगा 1 में उतना कम घटेगा, और जितना कम घटेगा एफिशिएंसी उसका उतना ज़्यादा बढ़ेगा, इसलिए कह रहा हूँ। चलिए एफिशिएंसी हो जाएगा 50% इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि द रेडिएशन पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी, हम इसके आगे बनाएंगे भी नहीं, खत्म कर देंगे इसको। कह रहे हैं एक द रेडियो एक्टिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी एट 500 केल्विन is 1 into 10 per power 5 joule per second per meter square. The temperature at which its radiative power will be 81 into 10 per power 5 joule per second per meter square। मतलब ब्लैक बॉडी जो है 500 केल्विन टेम्परेचर पर 1 गुना 10 पर पावर 5 जूल पर सेकंड मीटर स्क्वायर एनर्जी देता है। तो कितने टेम्परेचर पर 81 इंटू 10 पर पावर 5 जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर एनर्जी देगा? तो हम कह लेंगे कि इसका ऐसे भी स्टीफन्स लॉ कहता है टेम्परेचर और एनर्जी का रिलेशन। अब वेवलेंथ के लिए विन्स लॉ हो जाता है, तो ये स्टीफन के लिए ही ये आया जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला ई जो है प्रोपोर्शनल होता है टी पर पावर 4, स्टीफन्स लॉ। स्टीफन्स लॉ टेम्परेचर रेडिएशन रिलीज करेगा। तो दो कंडीशन है, तो E1 बटे E2 बराबर T1 बटे T2 का पावर कितने हो जाएगा? 4। क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ते हैं ध्यान से। एनर्जी रिलीज कर रहे हैं कि E1 यदि है, एक प्रश्न ने कहा 500 केल्विन है, तो इसका मतलब है T1 दिया हुआ है 500 और T2 खोज रहा है, इसका पावर 4, और इधर एनर्जी कितना पहला में एनर्जी रिलीज कर रहा है 1 इंटू 10 पर पावर 5, तो हम सीधा 10 पर 5 लिख देते हैं 1 का लिखने का, और ये है 81 इंटू 10 पर पावर 5। हमको लगता है सेट करके क्वेश्चन दिया है। 10 पर पावर 10 पर 5 कैंसिल हो जाएगा 1/81, और ये 4 हो जाएगा तो 1/4 हो जाएगा इधर, और 500 बटे T2 हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, तो ये 4 पावर है तो 1/3 हो जाएगा, और ये 500 बटे T2 हो जाएगा। आसानी तो था। T2 कितना हो जाएगा? T2 हो गया 1500 केल्विन। हमको लगता है 1 3 या 9 या 27 या 81 आ गया 1500 केल्विन, इसका आंसर हो जाएगा। विन्स लॉ की बात करें तो द टेम्परेचर ऑफ द सन कोरस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी वेवलेंथ इतना दिया हुआ है। विन्स लॉ से भी आप बना सकते हो, एक क्वेश्चन और भी दिया हुआ है। स्टीफन्स लॉ, कोई दिक्कत नहीं है, एनर्जी और टेम्परेचर का रिलेशन स्टीफन्स बताता है। एनर्जी रिलीज हुआ है कितने टेम्परेचर पर, आसानी से हम इसको बना सकते हैं। ये होगा 21, अब था 22। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं ध्यान से। द टेम्परेचर ऑफ द सन कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी वेवलेंथ 5500 एंगस्ट्रम। तो पहले वेवलेंथ इसमें दिया हुआ है 5500 एंगस्ट्रम,
ठीक है। कह रहा है द टेम्परेचर ऑफ द सन करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी वेवलेंथ इतना दिया है, विल बी कितना हो जाएगा, टेम्परेचर कितना होगा यदि वेवलेंथ इतना आ रहा है तो टेम्परेचर के लिए विंस लॉ ने ये फार्मूला दिया है, टेम्परेचर इसका कितना होगा, तो विंस कहता है टी बराबर टी प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के इनवर्सली, तो ये विंस लॉ इधर आ जाता है, बी बी फॉर विंस लॉ, विंस लॉ ही तो है, बी कांस्टेंट आता है, इसको फिर से लिख दे रहा हूँ, बी सब भी समझ जाएगा जो जानेगा वही नहीं समझेगा, तो बी ठीक है। और विंस कांस्टेंट का फॉर्मूला WIE है बाय विंस लॉ, ठीक है, तो ये हो गया, कितना है अब इसको रख दीजिए, पुट कर लिए वैल्यू, बी विंस लॉ को विंस का कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ 0.3 और वेवलेंथ दिया हुआ है कितना 5500, इसको सॉल्व कर लोगे भाई आंसर आ जाएगा, नौटंकी नहीं, इसका आंसर आता है ऐसा ही बदल के 5433, थोड़ा सा इसमें बकैती मैंने कर दिया, कोई बात नहीं, भूख लगा है, कोई बात नहीं, सॉरी सॉरी। कह रहे एक ताप एट व्हाट टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी द फ़ारेनहाइट हाइट केल्विन थर्मोमीटर स्केल गिव इक्वल न्यूमेरिकल वैल्यू, तो C/5F-32/9, C/5, हाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एट व्हाट टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी द फ़ारेनहाइट एंड केल्विन थर्मोमीटर स्केल गिव इक्वल न्यूमेरिकल वैल्यू, तो पहले सबसे पहले फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल को तो लिखो, C/5F-32/9 और K-273/5, तो ई दोनों का रिलेशन कह रहे हैं ना, फ़ारेनहाइट और केल्विन का, तो इसमें F की जगह पे और इसके जगह पे X रख लो, X-32/9 इक्वल टू X-273/5, काट पीट के आंसर इसका X का वैल्यू आ जाता है 574, शॉर्टकट फटाफट। इस नंबर पर जो है फ़ारेनहाइट और केल्विन का वैल्यू बराबर हो जाएगा, लेकिन याद रखना है 574 डायरेक्ट ना, जैसे अर्थ का कैपेसिटेंस 711 हमें तो याद हो गया। तो फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 22 था, ये 23 ये है और 24 आगे बढ़ते हैं। 24 में कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज ग्रेटेस्ट स्पेसिफिक हीट, ये तो कौन नहीं जान रहा है, वाटर, ग्रेटेस्ट स्पेसिफिक हीट कितना होता है, किसका होता है, वाटर का, कितना होता है 80 न्यूमेरिकल वैल्यू। चलिए आगे बात करते हैं, द मास एनहिलेशन इन न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन में मास जो 0.3% द एनर्जी ऑब्टेन बाय द एनहिलेशन ऑफ 1 किलोग्राम मास विल बी, अब एक किलोग्राम जो है सब्सटेंस है उससे एनर्जी रिलीज करना है, कौन सा इक्वेशन आएगा भैया बता दो, मास एनर्जी रिलेशन किसने दिया था, आइंस्टीन ने, क्या बोला था, E बराबर mc², मास जितना है c का स्क्वायर कर दीजिए उतना एनर्जी उसमें इनबिल्ट है, तो मास दिया हुआ है 1 किलोग्राम और 3% रिलीज हो रहा है, तब कितना जूल एनर्जी जाएगा, चलो करते हैं सॉल्व। 25 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहते हैं वो देख लेते हैं कि एनर्जी रिलीज कितना होगा वो बताना है, मास दिया हुआ है आपका, मास जो है 1 किलोग्राम दिया हुआ है और 3% एनर्जी रिलीज करना है, 3%, 1 किलोग्राम का 3%, तो इसका 1 का 3% क्वेश्चन में मेंशन है, तो सबसे पहले E बराबर क्या हो जाएगा mc²,
एनर्जी रिलीज होगा mc² और m हो गया 3/100 और c 3 × 10⁻8 और 3 × 10⁻8 यही ना होगा। हम्म 3% कह रहा है 1 किलोग्राम का 3% जो है सब्सटेंस लेना है और 3% में कितना एनर्जी होगा ये बता दीजिए। तो 3 × 9 = 27 27 ऐसे हो गया और 8 8 16 में तो 14 हो जाएगा, यही न है। 8 8 16 और 16 में 2 घट जाएगा 14। तो एक तो पॉइंट जैसे ही यहाँ पर आप देना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 15 होगा ना, 0.100 घट जाएगा तो कट जाएगा। चलिए तो ये एनर्जी का रिलीज हो जाएगा इतना। अब एक और क्वेश्चन है भैया, खत्म हो ना जल्दी भाई। हो जाएगा, देखते हैं। कह रहा है एक क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 26 क्वेश्चन कहा जा रहा है, इंटरेस्ट एन ऑब्जेक्ट इज रेस्टिंग एट द बॉटम ऑफ 2 स्प्रिंग। बॉटम के 2 स्ट्रिंग पर जो है एक ऑब्जेक्ट जो है अटैच किया हुआ है और स्ट्रिंग जो है 120 डिग्री के एंगल पर है। इसका मतलब है जैसे देखिए यहाँ पर हैंग किया हुआ, यहाँ पर फिक्स किया है, यहाँ से इस तरह से और इस तरह से, और ये एंगल बता रहा है कितना 120 डिग्री है। और दोनों पर न्यूटन। 2 स्ट्रिंग विच आर इंक्लाइंड एट एंगल 120 with each other. Each string can rest and क्या लिखा है टेंशन ऑफ 20 न्यूटन। तो इसमें टेंशन हो जा रहा है 20 न्यूटन का और इसमें टेंशन हो जा रहा है 20 न्यूटन का। तो कह रहा है इसमें कितना वेट आप लोड कर सकते हैं, इसमें कितना वेट आप रख सकते हैं। 20 20 20 यहाँ पर कितना वेट आएगा ये बताइए। तो रिजल्टेंट के लिए आपके पास फार्मूला होना चाहिए, ये दोनों दिया हुआ है ना। तो रिजल्टेंट के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी इस तरह का क्वेश्चन है। रिजल्टेंट के लिए आपके पास फार्मूला आ जाता है, मान लीजिए ये N1 है, ये N2 है, तो क्या हो जाएगा। तो ऐसे भी तुमको भी तो रहना चाहिए। तो ये हो जाएगा N1 का स्क्वायर प्लस N2। F दिया हुआ है तो F लिख दीजिए, N दिया हुआ है N लिख दीजिए, जो मन करे वो लिख। F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 120। तो F1 फोर्स यहाँ कितना लग रहा है 20 न्यूटन का, 20 का स्क्वायर 400, फिर 20 का स्क्वायर 400, फिर 2 × 20 × 20 है ना। अब cos 120 का होता है माइनस में हाफ, ठीक है। तो हाफ तो ये 2 2 यहाँ से कट गया, 20 से 400 और एक तो 400 ये माइनस ही कट जाएगा, 400 बचेगा। गजब। और हम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सॉल्व हो गया, ठीक है। ये 20 20 400 माइनस में हो गया, ये 400 प्लस का खत्म हो जाएगा, 400 बचेगा। 400 हो गया तो ये 20 न्यूटन। 20 न्यूटन इधर 20 न्यूटन इधर, तो रिजल्टेंट में भी 20 न्यूटन लगेगा। कब? जब एंगल सेपरेशन कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड, सरफेस टेंशन लिक्विड का क्या होता है। तो सीधी सी बात है, पानी को गर्म करते हैं, किसी भी चीज को गर्म करेंगे तो सरफेस टेंशन उसका घट जाएगा। सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड डिक्रीज विथ टेम्परेचर। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 26 27 होगा 28, सरफेस टेंशन 27 में था। 28 कह रहा है
कि इफ ए सिंपल पेंडुलम फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, अचानक से गिर जाएगा तो मान लें लिफ्ट का तार टूट गया, तो अचानक से नीचे गिरेगा तो उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, दोलन काल, कुछ नहीं, इनफाइनाइट हो जाएगा, जी काम ही नहीं करेगा। समथिंग बाय जीरो इन्फिनिटी होता है ना, जैसे t बराबर 2 पाई अंडर रूट L/g है, अचानक से गिरा, ग्रेविटी से कोई लेना देना ही नहीं है, तो समथिंग बाय जीरो हो जाएगा जीरो इन्फिनिटी, टाइम क्या आ जाएगा इसका, इनफाइनाइट हो जाएगा। चलिए दो हो एक और क्वेश्चन लिखते हैं, बनाते हैं, उसके बाद खत्म कर देते हैं। इफ नॉर्मल फोर्स इज डबल देन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा। 29 नॉर्मल फ्रिक्शन को डबल कर देंगे तो कोफिशिएंट फ्रिक्शन कितना, तो भूत ने पहले ये बता दो, फ्रिक्शन फोर्स जो है म्यू इंटू आर होता है ना, आर फोर्स लगाया और ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, तो जितना फोर्स लगेगा उसके अनुसार से, फिर कह रहा है द नॉर्मल फोर्स इज डबल, अब इस फोर्स को आप डबल कर दो, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, F/R। ये तो रिजल्ट, नॉर्मल फोर्स को डबल कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी कोफिशिएंट तो इसी दोनों पर तो डिपेंड कर रहा है, तो ये भी तो डबल हो जाएगा, नया क्या है, ये भी डबल हो जाएगा। एक क्वेश्चन और इसमें खोज लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं, 30 क्वेश्चन पूरा जाएगा। 30 क्वेश्चन कह रहा है कि द डेंसिटी ऑफ अर्थ इंक्रीज बाय 2% एंड रेडियस बाय 1%, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, तो दोनों बढ़ रहा है ना, और दोनों जो है प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के, ठीक है, तो दोनों बढ़ रहा है तो दोनों को इंक्रीज कर दिया जाए, तो और रेडियस जो है क्या कह रहा है इसका, जी जो है हम लिख दे रहे हैं, जी प्रोपोर्शनल हो जाता है इसके रेडियस के और इसके डेंसिटी के, ठीक है, बाकी सब कांस्टेंट आ जाता है, तो इसका मतलब दोनों बढ़ रहा है, तो इसका मतलब इसको जनरल हम मैथमेटिक्स की तरह बना दे, फिजिक्स का तो सब में बना सकता है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100, ठीक है, तो 1% प्लस 2% प्लस 1 गुना 2/n है 100, तो इतने कम हो जाएगा ना ये, तो इसको नेग्लेक्ट करेगा या फ्रैक्शन में लिख देगा, एरर के नहीं क्वेश्चन कह रहा है, 3% अप्रॉक्स कह रहा है, यहाँ ऑप्शन में भी 3% है, क्या दिक्कत है, ठीक है, इतना ही क्वेश्चन इसमें, फिर रखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक के लिए, नेक्स्ट मतलब क्लास के लिए। थैंक यू।